नरेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में हमने ये एग्जाम्पल तीसरे को छोड़ दिया था। आज हम इसको यहाँ पर करते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है। लकड़ी का कोई खिलौना है और वो रॉकेट है, ऊपर शंकु के वो आकार का है, जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। यानी ऊपर से तो वो शंकु आकार है, शंकु के जैसा है। जैसे बर्थडे गिफ्ट पर बच्चे की कैप होती है, उस टाइप का जो डायग्राम है वो है इसमें, ऊपर वाला शंकु के आकार का। नीचे इसमें ये बेलनाकार भाग है, ऐसा कोई पाइप इसमें लगा हुआ है। रॉकेट आपने देखी है उस प्रकार से। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, संपूर्ण रॉकेट की जो टोटल ऊंचाई है कुल यहां से और यहां तक, ये 26 सेंटीमीटर है। ये कितनी है बच्चों? 26 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है शंक्वाकार, हाँ, और यह जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग है उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां से इतनी जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। तो टोटल तो ये 26 का है, 26 में से 6 कम करो तो अपने पास ये वाली माप आ जाएगी। ये वाली, ये कितनी आ गई देखिए, ये हो जाएगी अपनी 26 - 6 बराबर 20 सेंटीमीटर। यानी ये बेलन की ऊंचाई आ गई। इसे मैं कैपिटल एस ले लेता हूँ, वो मैंने स्मॉल एस ले लिए। तो ये बेलनाकार भाग की अपने पास ऊंचाई निकल करके आ गई। अब क्या कह रहा है, बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर। ये वाला, ये बेलनाकार भाग है, ऐसे जो गोल गोल जो पाइप है ये नीचे वाला, इसका जो ये व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है, ध्यान से देखो, शंक्वाकार भाग के आधार के बाद शंकु के जो शंक्वाकार भाग है, कहने का मतलब जो ऊपर का जो हिस्सा है उसका व्यास तो 5 सेंटीमीटर है और जो बेलन का व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है, यानी बड़ा व्यास। ये जो शंकु है आपका, ये शंकु का फिगर दिख रहा है, ये बाह्य जो वृत्ताकार आकृति दिख रही है, ये शंकु की है। और जो ये कैप है ये वाला, ये बेलनाकार, ये पतला है थोड़ा सा। यदि अपन ऐसे करें तो कैप ऐसे आ जाएगा, वो बेलनाकार भाग ऐसे लंबा आएगा और यहाँ पर ये शंक्वाकार भाग है, ये ऊपर वाला। तो शंक्वाकार जो वृत्त है वो थोड़ा सा बड़ा है, उसका व्यास तो ये वाला 5 सेंटीमीटर, और ये है जो बेलनाकार भाग का जो वृत्ताकार एरिया है उसका 3 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ भी लिख रखा है, शंकु का जो व्यास है वो आपका ये हो जाएगा। देखिए शंकु का व्यास कुछ आपको दिख जाए तो मैं आपका ये बना ही देता हूँ। चलिए ये लो, ये शंकु कुछ इस प्रकार का है। जो ये बड़ा जो वृत्त है इसका व्यास 5 सेंटीमीटर, कहने का मतलब शंकु के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर और बेलन का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर। तो ये बड़ा वृत्त तो बाह्य वाला, बाहर वाला हो गया, और जो ये छोटा वृत्त है वो कौन सा है? इस बेलनाकार भाग का ये छोटा वृत्त है। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए, यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है, शंक्वाकार भाग मतलब जो ये ऊपर का हिस्सा है, ऊपर से चारों तरफ कौन सा कलर करना है? नारंगी रंग। और बेलनाकार भाग पर बच्चों पीला कलर किया जाना है। आगे क्या कह रहा है, तो प्रत्येक रंग द्वारा मतलब नारंगी रंग कहाँ पर किया जा रहा है, पीला रंग कहाँ पर किया जा रहा है, वो उसकी बात कर रहा है कि प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट के रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं नारंगी रंग वाला। तो नारंगी रंग किए जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, उससे पहले मैं लिख देता हूं जो हमें दिया है। देखिए दिया है, अपने पास जगह बहुत कम है। चलिए क्या दिया हुआ है अपने पास? शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई हमें पता है, इसे हमने लिया है स्मॉल h बराबर 6 सेंटीमीटर। और बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार
कार भाग की बच्चों ऊंचाई, ये देखिए इसे मैं कैपिटल एच ले लेता हूँ और ये हमने चित्र में लिख रखा है यहाँ पर 26 में से 6 घटा दिया तो आपकी कैपिटल एच आ गई 20 सेंटीमीटर है। और लिखते हैं क्या, शंकु का व्यास हमें दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर, तो इसकी कैपिटल आर यदि हम लिखें तो 5/2 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्या, बेलन का व्यास या बेलनाकार भाग का व्यास लिख सकते हो, वो हमें दे रखा है क्या, 3 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या स्मॉल आर ले लें तो 3/2 सेंटीमीटर। अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से सुने। हमें निकालना नारंगी रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो हमें नारंगी रंग करना है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर नारंगी रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखो नारंगी रंग कहाँ होगा। नारंगी जो कलर हो रहा है बच्चों वो हो रहा है आपके शंकुआकार भाग पर। अब शंकुआकार भाग के कौन कौन से हिस्से पर हो रहा है ये मुद्दा की बात है, इसको आपको बस समझना है। ये शंकुआकार भाग है तो इसके चारों तरफ होगा, मतलब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। ये हमारा काम है, क्या निकालना होगा बच्चों, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं यहां पर लिख देता हूं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और देखिए कहां पर होगा, आपको दिख रहा होगा शंकु के चारों तरफ हो गया, और शंकु का कौन सा एरिया आपको समझ में आना चाहिए कि जो ये वाला एरिया नीचे से जो वृत्ताकार भाग है, ये जो मैंने डॉट डॉट किया है, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला एरिया, इस पर भी तो नारंगी रंग किया जाएगा। जो ये हिस्सा है अंदर वाला जो वृत्ताकार भाग है, ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये वाला, यहाँ पर नारंगी रंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो बेलनाकार पाइप लगा हुआ है। कहने का मतलब यदि आप इससे समझो तो नारंगी रंग बच्चों यहाँ पर होगा, ये शंकु का ये वाला जो पार्ट है इस पर बच्चों नारंगी रंग होगा, इसमें नहीं होगा क्योंकि यहाँ बेलनाकार पाइप है जो वो लगा हुआ है। ये वाला जो बेलनाकार पाइप लगा हुआ है तो वृत्ताकार भाग पर नहीं होगा, लेकिन ये जो तो बाहर वृत्ताकार भाग है ये वाला इस पर होगा। अब ये कैसा आएगा, ये किस प्रकार से निकलेगा, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल में से यदि हम अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें तो ये वाला एरिया हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कैसे करोगे, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल मतलब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल लिख दो, चाहे बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। यहां पर नारंगी रंग होगा तो ध्यान से देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का यदि मैं सूत्र लगा दूं तो पाई आर एल, यहाँ पर हमने कैपिटल आर ले रखा है, बड़ी त्रिज्या शंकु की जो त्रिज्या है कहाँ पर है, शंकु का व्यास, शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर ले रखी है हमने, प्लस क्या बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर से आपको समझ में आना चाहिए कि ये बड़ा वृत्त है ये छोटा वृत्त है। अच्छा हमारे पास एल नहीं है बच्चों, एल तो हमें लेना पड़ेगा। एल कैसे निकलेगा, हम यहां से निकाल लेते हैं, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर निकालिए तो देखिए ये आर बच्चों कैपिटल लेना है, ये कैपिटल आर स्क्वायर होगा और स्मॉल एच है इसमें। एच शंकु की एच कितनी है बच्चों, 6 का वर्ग लगाओ
और शंकु की त्रिज्या कितनी है? शंकु की त्रिज्या 5/2 थी। 5/2 शंकु की त्रिज्या देखिए बच्चों, ये रही 5/2 यानी 2.5 ले सकते हैं हम। 2.5 का क्या कर दूं मैं, स्क्वायर में लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कैपिटल आर, अपने पास है 5/2, भाग दोगे तो 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। एल स्क्वायर बराबर 36 प्लस ये हो जाएगा 6.25, 36 प्लस 6.25 तो रूट चढ़ेगा, यह आपको हो जाएगा 42.25 और इसका जो वर्गमूल आएगा 7 7 49, 7 7 49, इसका अंडर रूट निकाल के देखते हैं। चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 42.25, 6 से करना पड़ेगा, 6 6 36, आप प्लस 6 यहाँ से लो, 6 पॉइंट लगाइए, ये हो गया 12, 5 बिल्कुल, 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकम 5 6.5 कितनी आ गई बच्चों ये अपने पास 6.5 सेंटीमीटर। देखिए मैंने आपको दिखाया, कुछ कमजोर बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं कैसे वर्गमूल लिया जाता है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्या आ गई, सब काम अपने पास कंप्लीट है, बस मान रखने की आवश्यकता है। तो देखिए पाई सब में कॉमन आ रहा है बच्चों, पाई कॉमन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए। आर एल इधर बचने वाला है, आर स्क्वायर इधर बचने वाला है और स्मॉल आर स्क्वायर यहाँ पर बचने वाला है। चलिए अगर हम मान रख दें तो देखिए क्या होने वाला है। पाई का मान अपन को बच्चों क्या रख देना है 3.14, कोष्ठक में क्या लिखना है देखिए आर एल, आर गुणा एल, कैपिटल आर कहाँ पर है, कैपिटल आर कहाँ पर है, ये रहा 5/2, 5/2 को मैं 2.5 भी लिख सकता हूँ, 2.5 और एल अपने पास आया 6.5 प्लस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर तो प्लस 2.5 का स्क्वायर में कर सकता हूँ और स्मॉल आर है अपने पास बच्चों, इसको मैं यहाँ पर देखिए किस प्रकार से लिख सकता हूँ, बड़ा सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1.5 का स्क्वायर और ये कोष्ठक बंद हो जाएगा। जगह अपने पास थोड़ी सी कम है, कोई बात नहीं, इसी में ही हमें काम चलाना होगा। देखिए यदि हम मल्टीप्लाई करें इसको, कहाँ पर कर दूं मैं, कहाँ पर करूं, जगह अपने पास, चलो इधर ही कर लेते फिर मिटा देंगे। तो 6.5 गुना 25, 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 छिक्की 150, 25 छिक्की 150, ये हो गया आपका 162। कितना हुआ बच्चों 162। तो मैं यहाँ पर 162.5 लिख देता हूँ। 25 × 25 करोगे तो 6.25 आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 6.25 और माइनस ये हो जाएगा आपका 2.25, इतना अपना मान आने वाला है। अब देखो, अब देखिए क्या हो गया, बड़ा आसान काम हो गया, यहाँ से तो घट गया, 4 ही बचा, यहाँ पर तो 4 ही बचा और अपन यहाँ लिख दे क्या, यहाँ पर लिख दे 162.5 प्लस 4 हो जाएगा। इसे यदि जोड़ दोगे तो अपने पास मल्टीप्लाई करो, 162 में ये 4 जुड़ा तो 166.5 होने वाला है, 166.5 होने वाला है। चलिए मैं इसे मल्टीप्लाई करके कहाँ पर, यहीं पर ही कर देता हूँ। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको संख्या को, इसको इधर लिख लेता हूँ, इसको उधर लिख लेता हूँ तो थोड़ा आसान रहेगा। तो 166.5 मल्टीप्लाई 3.14 से करना है, एक ही बात है, 166.5 इंटू 3.14, बस इसको करेंगे हमारा आंसर आ ही जाएगा। देखिए 4 × 5 = 20,
4 छक्के 24 और 2 26, 4 छक्के 24 और 2 26, 4 एकम 4 और 2 6। एक से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 6 6 एक हो गया। 3 से करो, 3 पंजे 15, 3 छीके 18 19, 3 छीके 18 19, 3 एकम 3 और 1 4। जोड़ दें, 6 और 5 11, 6 से 12 और 5 17 और 1 18, 6 से 12, 12 और 1 13, 13 9 22, 9 10, 9 10 2 12 और पॉइंट लगा दो 3 अक्षर छोड़ के। पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 3 अक्षर छोड़ गए। तो देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया है। एक मिनट, देखिए ये थोड़ा सा इसमें यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर पॉइंट 2 अक्षर छोड़ के था, हमने 1 अक्षर छोड़ के लगा दिया। ये दशमलव बच्चों यहाँ पर लगेगा, ये दशमलव यहाँ पर लगेगा। 16 और 4 20 हो गए, 16 और 4 20.25 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मैं समझ गया था कि कहीं मिस्टेक हो रहा है। तो ये हो जाएगा बच्चों 20.25 इंटू 3.14। कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। देखिए 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 जीरो है तो 4 दूनी 8, यहाँ 5 2 0 2 हो गया। 3 पंजा 15, 3 दूनी 6 7 जीरो और 3 दूनी 6, 0 5 5 2 7 8, 8 7 15, 2 3 6। पॉइंट लगा दो 4 अक्षर छोड़ के। 63.5850 वर्ग सेंटीमीटर आपका ये एक आंसर तो हमने निकाल लिया। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है बच्चों, हमने कौन सा निकाला, नारंगी रंग वाला। अब हमें चाहिए पीला रंग भी तो करवा रहा है। पीला रंग कहाँ पे करवा रहा है, वो जो इसका जो बेलनाकार भाग है उस पर बच्चों पीला रंग करवा रहा है। तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, मुझे मिटाना होगा इसे, तब काम होगा। तो मैं ऊपर से मिटा दूं तो भी काम हो सकता है। चलिए ऊपर से ही मिटा देता हूँ, नीचे तो सब कुछ लिखा हुआ है। मैं इसको क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। देखिए इतने में ही हमारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतने में ही काम हो जाएगा। सारा कुछ दिया है वो सब मैंने लिख लिया। इधर देखो सारी डिजिट अपने पास लिखी हुई है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो देखिए अब करते हैं क्वेश्चन को। पीला रंग, ये तो नारंगी वाला था बच्चों, नारंगी रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है पीला रंग, पीला रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए बच्चों पीला रंग कहां पर करवा रहा है, वो बेलनाकार भाग पर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो वीडियो को वापस करके। अब बेलनाकार भाग मतलब इस पर। अब पीला रंग कहाँ होगा, इधर होगा, ऊपर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर तो वो इसमें ज्वाइंट हुआ पड़ा है बिल्कुल। तो कहां पर होगा, इसके चारों तरफ और एक इसके चारों तरफ। कहने का मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं कहां पर किया जाएगा। एक तो हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। कहां पर होगा बच्चों, दोबारा से फिर मैं समझा देता हूं। बेलन के चारों तरफ पीला कलर होने वाला है और बेलन के जो नीचे का आधार है, यानी कि नीचे के आधार का क्षेत्रफल लिखो या वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल लिखो, एक ही बात है।
तो समझ लीजिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, और बेलन का जो वक्र वृत्ताकार भाग होगा उसका हो जाएगा πr²। बिल्कुल अपने पास स्मॉल आर है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की रेडियस 1.5 स्मॉल आर है। यहाँ से बच्चों कॉमन आ रहा है, हाँ πr कॉमन आ गया। क्या कॉमन आ गया? πr। तो इधर बच्चा 2h+r। चलिए मान रखो, मान रखते हैं, पाई की जगह अपन रखते हैं 3.14। स्मॉल आर अपने पास 1 पॉइंट, देखो स्मॉल आर 1.5 है, 1.5 कोष्टक 2 गुना, बच्चों ये कैपिटल एच है, ये अपन ने कैपिटल एच ले रखी है, कहीं ना कहीं पर लिखी है बेलनाकार भाग की हाइट, ये हम कैपिटल एच ले लेते हैं, कैपिटल एच। ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए कैपिटल एच कितनी, 20 प्लस स्मॉल आर 1.5। तो अपने पास क्या मान आने वाला है, मल्टीप्लाई करो, 15 चौके 60, 0, 15 चौके 60 0, 15 एकम 15 हासिल 6 थी, 15 6 21 हासिल 2, 15 तिया 45, 45 और 2 बच्चों हो गया 47, और पॉइंट 1 2 3 अक्षर छोड़ के लगा देंगे। इधर क्या होने वाला है, 20 दूनी 40, 40 और 41.5 सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं 41.5 से। यदि मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका क्या मान आने वाला है, तो चलिए करते हैं इसे। 0, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20 और 3 23। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सेम संख्या उतार देते 1 से। 0, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 चौके 16 और 2 18। 0, 5 6 7 3 10 और 4 14, 8 और 6 14, 15 9 1, पॉइंट आपका 3 अक्षर छोड़ के लग जाएगा। ये आपका 1954 वर्ग, नहीं सॉरी, 0.4 अक्षर, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1.95 4650 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए, हमने दोनों ही भाग मान बड़े आसानी से निकाल लिए हैं। बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल निकालने में कोई परेशानी नहीं है, आसानी से डिजिट हल हो रही है। देखिए 20 दूनी 40 और 41.5 हो गया। यहाँ पर इसको हमने मल्टीप्लाई बड़े आसानी से कर लिया, बस एक गुणा करने का थोड़ा सा काम है। हाँ, इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है, तो आप इस क्वेश्चन को बार बार देखें, वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देखोगे तो आ जाएगा। ऐसा कोई कठिन इतना भी नहीं है कि आपसे हो नहीं पाएगा। आप बस इसको 1 2 बार, 2 बार 3 बार 4 बार, एक बार देखो अच्छे से, फिर हो जाएगा। मैं एक बार से रिपीट कर देता हूँ, देखिए क्या कहा गया है। नारंगी रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या कैसे निकाला हमने, बेलन का वक्र प्रश्न निकाला, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, सूत्र आपको लगा लेना है। कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, जो बचेगा वो अंदर बचेगा। पाई की जगह पाई का मान रखो। कैपिटल आर एल हमने यहाँ से ले लिया, निकाल लिया था, सारे मान कंप्लीट है। यहाँ पर अपन ने इसको घटाया तो 4 बचा, 4 को जब मैं इसमें जोड़ूंगा तो बच्चों ये 20.25 आएगा, इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, बड़ा आसानी से ये काम हो जाएगा। तो आपको जरूरत है, ये क्वेश्चन इतना लंबा जरूर है लेकिन ऐसा नहीं कि कठिन है, आप नहीं कर पाओगे, आप अच्छे से इसको कर पाओगे। तो देख लीजिए, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए आगे देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 5 अपन ने लिख लिया है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए। शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। शांता नाम की कोई लेडीज है, और वो शेड मतलब एक भवन है, इस प्रकार का उसका आकार है। इसमें एक छोटा मोटा उद्योग या कारोबार चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है, नीचे से तो घनाभ के आकार का है, जिस पर अर्ध बेलन अध्यारोपित है, ऊपर अर्ध बेलन इस पर जैसे फाइबर की लगी होती है, बहुत आपने देखा होगा, बहुत मकानों ऊपर से फाइबर की सीट लगी होती है ऐसे अर्ध बेलन के आकार की गोल गोल। तो क्या कह रहा है, यदि इस शेड के आधार की लंबाई 7/15, यानी जो शेड का आधार है 7/15 का है, ये 7 है तो ये भी 7 है, ये भी 15 है,
तो ये आधार की विमा हो गई। घनाभाकार भाग की ये ऊंचाई है 8 मीटर। शेड में समावित हो सकने वाली हवा का आयतन हमसे कह रहा है इस शेड के अंदर कितनी हवा भरी हुई है उसका आयतन हमसे पूछा है। फिर बाद में कह रहा है उन्हें यदि हम यह मान ले कि शेड में रखी मशीनरी 300 घन मीटर स्थान घेरती है तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक है जिनमें से प्रत्येक 0.08 घन मीटर के औसत से स्थान घेरता है, तब शेड में कितनी हवा होगी। तो चलिए मैं पहले करता हूं इसको, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो देखते हैं। चलिए क्या दिया हुआ है पहले ये लिखते हैं। देखिए दिया है घनाभ की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और ऊंचाई बच्चों हमें दी हुई है 8 मीटर। ये हमें ऊंचाई दी हुई है। देखिए घनाभ की विमाएं हो गई और मशीनरी वाला पोर्शन हम बाद में देखेंगे। घनाभ की विमाएं हो गई, तो चलिए निकालते हैं शेड के अंदर उपस्थित हवा। हाँ ये और दे सकते हो जो इसकी ये घनाभाकार जो आकृति है ना, इसकी जो बच्चे जो चौड़ाई है, घनाभाकार आकृति की जो चौड़ाई है वो बेलन का व्यास का काम कर रही है यहाँ पर। यानी हम लिख सकते हैं बेलन का व्यास, बेलन का जो व्यास है वो हो जाएगा घनाभ की चौड़ाई। बच्चों क्या हो जाएगी, घनाभ की चौड़ाई, और वो कितनी है 7 मीटर। तो बच्चों हम यहां से यदि त्रिज्या की बात करें तो 7/2 मीटर हो गई त्रिज्या। और बेलन की जो ऊंचाई होगी, बेलन की जो ऊंचाई होगी बच्चों, बेलन की ऊंचाई, इसमें शायद इंक खत्म हो गई है, चलिए इस मार्कर से करते हैं। बेलन की ऊंचाई वो कौन सी होगी, ये भी समझने वाली बात है। बेलन की ऊंचाई जो घनाभ की जो लंबाई है वही बेलन की ऊंचाई है। इस प्रकार से ये लंबाई यदि मैं इसे ऐसे खड़ा कर दूंगा, ये बेलनाकार भाग को खड़ा करेंगे तो घनाभ की लंबाई बेलन की ऊंचाई के बराबर है। तो बेलन की जो ऊंचाई है बच्चों वो हो जाएगी घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई ये कितनी है 15 मीटर, यानी बेलन की जो एच है वो 15 मीटर हो गई। अब लिखते हैं शेड में उपस्थित हवा की मात्रा। देखिए ये जो आकृति है इस शेड में कितनी हवा होगी, शेड में उपस्थित हवा से हवा ही पूछ रहा है ना। देखिए दोबारा देख लेता हूँ, शेड में समावित हो सकने वाली हवा का आयतन। तो शेड में उपस्थित हवा कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिए कितनी हवा है इसके अंदर। जो नीचे घनाभाकार जो भाग है तो घनाभ का आयतन प्लस अर्ध बेलन का आयतन, आधा बेलन है, आधा बेलन है उसमें ऐसे जुड़ा हुआ है, तो नीचे से तो वो पूरा खाली है, ऊपर से बेलनाकार जो छत कह सकते हैं, जो इसमें छत है वो बेलनाकार है ऊपर से। तो घनाभ का आयतन प्लस अर्ध बेलन का जो आयतन होगा उतनी ही इसके अंदर हवा होगी। तो मैं लिखता हूं इसमें, देखिए बेलन का आयतन लिख दो चाहे घनाभ का आयतन लिख दीजिए। घनाभ का आयतन प्लस अर्ध बेलन का आयतन, अर्ध बेलन का आयतन, इस सूत्र से हमारा काम हो जाएगा। चलिए घनाभ का जो आयतन होता है बच्चों वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, प्लस अर्ध बेलन का जो आयतन होगा, बेलन का आयतन होता है πr²h और बट्टा में क्या लिख दें 2 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मान रखिए इसमें डिजिट पुट कर देंगे। लंबाई कितनी है 15 गुणा चौड़ाई कितनी है 7 गुणा ऊंचाई कितनी है 8 प्लस
22/7 अपने पास त्रिज्या। देखिए बच्चों, त्रिज्या है, स्क्वायर था तो त्रिज्या 2 बार लगाएंगे। मैं एक बार इसको पूरा ही समझा देता हूँ। ये 15 × 7 × 8 है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो गई। पाई की जगह अपन को लिखना है 22/7। त्रिज्या बच्चों अपने पास 7/2। स्क्वायर है तो 2 बार लिखना है, स्क्वायर है तो 2 बार लिखना है, और 15/2। 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 से कटा, ये 11 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 15×7 = 105 × 8। इसे करोगे तो 8×5 = 40 और 8×1 = 8। ये तो हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। अब यदि हम आगे करें तो 11×7 = 77, 11×7 = 77 गुणा 15, और बट्टे में क्या है बच्चों, 4 है, 2 दूनी 4। चलिए और करते हैं इधर, तो अपने पास 840 हुआ। इधर 15×7 = 105, 15×7 = 105, और 10×115 बट्टे में क्या लिख दें, 4। देखिए 15×7 = 105, हासिल 10, 15×7 = 105, 10×115। अब देखो क्या करना है अपन को। 840, 840 में 840 में देखिए, मैं वहां पर मुझे सेकंड पार्ट हल करना होगा, जगह कम पड़ेगी, तो मैं यहीं पर ही कर देता हूँ। देखो यहाँ पर 840 में मुझे प्लस करना है, इसका इसमें डिवाइड कर देता हूँ, कितना प्लस करना है देखो। ये है अपने पास बच्चों 1155। डिवाइड कीजिए, 4 दूनी 8, बच्चा 3, 4×8 = 32, बचेगा 3, फिर 4×8 = 32, फिर 3 बचेगा, पॉइंट लगा दीजिए, 4×7 = 28, 4×5 = 20। यानी कि इसमें प्लस करना है हमें 288.75। चलिए जोड़ेंगे तो .75 तो उधर ही रहने वाला है, .75 तो यहाँ पर ये आ ही जाएगा। 8, 8×4 = 12, 2 का हासिल 1, 8×2 = 10, और 1 = 11, इतना घन मीटर। एक आंसर तो हमारा इतना आ गया। यानी कि हम यदि कहें कि इस शेड में कितनी हवा उपस्थित है, तो बच्चों आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस शेड के अंदर 1128.75 घन मीटर हवा उपस्थित है। कहने का मतलब जो जितना इसका आयतन है, उतनी ही इसके अंदर हवा होगी। आगे इसमें क्या पूछा गया बच्चों, सेकंड जो पोर्शन है हमारे पास, उसको हम देखें तो देखिए आगे क्या पूछा गया है। एक मिनट थोड़ा सा, आगे क्या कहा गया है। ये तो हमारा पहला पोर्शन है कि इसके अंदर कितनी हवा थी। अब क्वेश्चन में कहा गया, ध्यान से सुने, पुनः यदि यह मान ले कि शेड में रखी गई मशीनरी 300 घन मीटर हवा घेरती है, मशीनरी ने 300 घन मीटर हवा घेरी, तो यहां पर लिखेंगे मशीनरी द्वारा घेरा गया आयतन। बच्चों घन मीटर में है, इसलिए आयतन ही होगा, घन मीटर में तो ये आयतन ही है। और 20 श्रमिक है, एक श्रमिक इतना स्थान घेरता है, तो 20 कितने घेरेंगी। तो मैं लिखता हूं, देखिए 20 श्रमिकों द्वारा घेरा गया आयतन। 20 श्रमिक कितना आयतन घेरेंगे, तो एक श्रमिक तो कितना घेर रहा है, 0.08 गुणा 20 से इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एक श्रमिक घेर रहा है, 2 श्रमिक का पूछता 2 से गुणा, 3 का पूछता 3 से गुणा, हमसे 20 का पूछा है तो 20 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए 0 तो लग जाएगा इधर, और 2×8 = 16, 1.60, 1.60 घन मीटर, 1.60 घन मीटर। तो ये दोनों का कुल आयतन कितना हुआ, दोनों का कुल आयतन हुआ 300 + 1.60। यदि मैं इसे जोड़ूं
तो आपका हो जाएगा 301.60 घन मीटर। अब शेष आयतन कितना बचा? शेष आयतन क्वेश्चन में यही कहा गया है। अब तब शेड में कितनी हवा होगी जब हम इनको घटा दें? तो पहले तो था आयतन 1128.75, इसमें से माइनस कर दो 301.60, इसे माइनस करिए तो यहाँ 5, 1 इधर बचा 7, 2 इधर बचा 827.15 घन मीटर। तो देखिए बच्चों, ये आपका आंसर आ गया है कंप्लीट, 827.15 घन मीटर। तो ये आयतन तो कब था बच्चों? जब उसके अंदर कुछ भी नहीं था। टोटल जो आयतन ये था, मशीनरी का आयतन इतना है, 20 श्रमिकों ने इतना घेरा, टोटल कितना घेरा? 301.60। इस टोटल को इस टोटल में से घटा दोगे तो आपका शेष आयतन आ जाएगा कि शेड में अब कितनी हवा मौजूद है। उसके अंदर मशीनरी भी है और 20 श्रमिक भी बैठे हैं, तब उसके अंदर 827.15 घन मीटर हवा मौजूद होगी। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे मैं मिटा देता हूँ। देखिए देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, उदाहरण नंबर 6 क्या कहता है सुनिए। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गिलास से जूस देता है। कोई जूस वाला है, वो इस गिलास से जूस बेचता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था। यदि मैं इसका व्यास, जो ये अंदर का व्यास है ये वाला, ये है अपना बच्चों 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के नीचे आधार यानी तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिसे गिलास की धारिता कम हो जाती है। ये कह रहा है कि जो इसमें जो नीचे गिलास का जो तल है, नीचे आधार है, उसका जो हिस्सा वो ऊपर की तरफ ये उभरा हुआ है, जिससे क्या है कि इसमें जूस कम आएगा। अगर ये हिस्सा हटा दो तो जूस अपना यहाँ तक आएगा। अब ये हिस्सा उभरा हुआ है अर्धगोले के जैसा, तो इसमें जूस कम आता है, जिससे कि धारिता कम हो जाती। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, ऊंचाई इसकी वास्तव में थी, देखने में तो बड़ा है, ये देखने में तो बड़ा है बच्चों, लेकिन ये अंदर से देखा जाए तो ये कम है। तो गिलास की आभासी धारिता ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करनी? गिलास की आभासी धारिता। आभासी धारिता का मतलब होता है जो वास्तव में दिखाई दे रहा है, और आभासी धारिता कम हो जाती है। आभासी धारिता ही एक ही धारिता पूछ रहा है क्या? मैं क्वेश्चन में और देख लेता हूँ, मिलान कर लेता हूँ। तो गिलास की क्षमता कम होगी यदि गिलास की ऊंचाई ठीक है। तो गिलास की स्पष्ट क्षमता और इसकी वास्तविक क्षमता, बिल्कुल वास्तविक क्षमता भी हमें ज्ञात करनी है। आभासी धारिता तथा वास्तविक धारिता दोनों ही ज्ञात करनी है, तथा वास्तविक धारिता भी हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए निकालते हैं आभासी धारिता। आभासी धारिता का मतलब है कि ये बाहर से, जैसे ये गिलास है, इसमें ये तली तो अंदर उभरी हुई है ना, उभरी हुई है, जो बाहर से देखने में नहीं दिख रहा। यदि उसे ऐसे देखेंगे नीचे से तब दिखेगा, या फिर ऊपर से देखेंगे तब दिखेगा। तो वास्तव में तो गिलास बड़ा ही था, तो आभासी धारिता है जो जो वास्तव में जो आभासी धारिता है वो तो बड़ी है ना, तो वो धारिता हमें निकालनी है। वास्तविक धारिता अभी पता नहीं है। वास्तविक धारिता तो हम अंदर से देखो या फिर इधर इसकी तली को देखो तब पता चलेगा कि भाई इसमें अंदर ऊपर बाहर भाग उठो उभरा हुआ है। कहने का मतलब जो जूस वाला है, देखने में तो गिलास बड़ा रख रहा है, लेकिन उसमें बेईमानी की गई है, और उस बेईमानी की वजह से थोड़ी सी वो जूस की चोरी कर लेता है। तो देखिए पहले तो हम निकालते हैं इसकी आभासी धारिता। उससे पहले दिया है, हमें क्या लिखते हैं? दिया है, क्या दिया हुआ है? गिलास की ऊंचाई। गिलास की ऊंचाई, गिलास की ऊंचाई h ले लेते हैं, और वो हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। और बच्चों इसका व्यास भी हमें पता है 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या की बात करें तो 5/2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर।
मीटर। ये हो गई। चलिए निकालते हैं आभासी धारिता। सबसे पहले हम आभासी धारिता ही निकाल लेते हैं। आभासी धारिता, आभासी धारिता मतलब बेलन का जो देखने में कुल कितना आता है। अभी चोरी का पता नहीं है कि वो कितनी चोरी कर रहा है, उसको हम बाद में निकालेंगे। फिलहाल वास्तव में वो कितना बड़ा है बाहर से देखने पर, उसको बोलते हैं आभासी धारिता। तो ये हो जाएगा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान तो 3.14 हमें दिया हुआ है। त्रिज्या कितनी 2 पॉइंट, ऊंचाई कट जाएगी क्या, 5/2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 5/2 से कर लीजिए, 5/2 गुणा 5/2 और ऊंचाई कितनी 10 है, तो ऊंचाई 10 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप 5/2 लिखो या 2.5 लिखो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यदि आप 2.5 लिखते हो तो देखिए हम 2.5 भी लिख देते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। 2.5 गुणा 2.5 गुणा क्या हो गया 10। तो देखिए ये 10 तो ऊंचाई हो गई, पाई आर पे स्क्वायर था इसलिए त्रिज्या को 2 बार लिखा और एच का मान 10 है। अब हम इसे गुना करते हैं तो देखिए क्या होगा। इसको लिखता हूं मैं 3.14, ये गुना हो जाएगा 6.625, ये हो जाएगा 6.25 और गुना हो जाएगा 10 से। अब देखिए ये तो अपने पास 3.14 ही रहेगा, 10 से गुणा करोगे तो पॉइंट एक अक्षर आगे आ जाएगा, यानी 62.5। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है। देखिए क्या हमारा आंसर आ जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 एकम 5 और 2 7, 5 तिया 15, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 6 एकम 6 और 2 8, 6 तिया 18। कितना आने वाला है 0, 8 7 15, 5 2 7, 4 11, 1 12, 8 6 14, 15 16, 9 1 पॉइंट लगेगा 3 अक्षर छोड़ के। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ये सेंटीमीटर में तो ये घन सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया है। चलिए ये नेक्स्ट आगे क्या पूछ रहा है उसको देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है वो वास्तविक धारिता, यानी गिलास में देखने में तो जूस इतना 196.250 घन सेंटीमीटर, देखने में तो इतना जूस होना चाहिए, लेकिन इतना उसमें है नहीं। चोरी कितनी की गई उसका हमें पता करना है। तो चलिए अब हमें निकालनी है इसकी वास्तविक धारिता। वास्तविक धारिता इसका क्या सूत्र बनने वाला है। तो देखिए बेलन का पूरे का बेलन का आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, बेलन का आयतन जो हम निकाल भी चुके हैं, यही वाला बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस इसमें से जूस कितना कम होगा, इसमें से जूस उतना ही कम होगा जितना कि अर्धगोले का आयतन है। अर्धगोले का जितना आयतन है उतना जूस कम हो जाएगा, चोरी इतनी ही की गई है उसमें अर्धगोले का आयतन की बराबर। तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो बेलन का आयतन तो हमने निकाल ही लिया है ना बच्चों, ये आ जाएगा अपना 196.25। पॉइंट के बाद 2 अक्षर तक ही लिखते, 0 लिखने की कोई आवश्यकता इतनी है नहीं, इतना ही रहने दीजिए। 2/3 पाई का मान हम 3.14 रखेंगे और त्रिज्या तो बच्चों अपने पास है 2.5। यहाँ पर अपना मान नहीं आ रहा है, थोड़ा चले मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ तक आ जाएगा 196.25 माइनस 2/3, 3.14, 2.5 गुना 2.5 गुना 2.5। त्रिज्या अपने पास बच्चों 2.5 है और यहाँ पर घात 3 है, इसलिए हम इसे 3 बार लिख देंगे। इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब हल करेंगे हमारा आंसर
आ ही जाएगा। देखिए 196.25। यहाँ से मैं यदि इस पॉइंट को हटा देता हूँ तो मैं 100 लिखूंगा। यहाँ से इसको हटाऊंगा तो बच्चों एक जीरो यहीं पर ही लगा दीजिए। 25 से कम 25, 25 चौके 100, ये हो गया। इस 2 से भी ये कट जाएगा कितनी बार में? 20 बार में। एक पॉइंट और हटा लीजिए, 10 लगाइए तो ये कटेगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, पचम 25, और इस 5 से ये कट गया 5 चौके 20। अब देखिए ये फिर कटेगा 2 दूनी 4, और ये कट गया 157 बार में। ये कट गया 157 बार में। इसका यदि मैं पॉइंट हटाता हूँ तो 5 दूनी 10, पचम 25। अब कुछ कट रहा है क्या? शायद अब मुझे नहीं दिख रहा कि कुछ कट जाए। अब नहीं दिख रहा तो अपने पास जो मान आया वो क्या आया? देखिए इधर देखते हैं 196.25 माइनस, ऊपर अपने पास कुछ नहीं बचा, मल्टीप्लाई अप्लाई करना है। 5 सत्ते 35, पचम 25 और 3 28, 5 एकम 5 और 2 7, बटे में हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। इससे यदि मैं इसे डिवाइड करूँगा फिर मैं इसको इसमें से घटा दूंगा। इससे मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ तो देखिए कितना आने वाला है। कहाँ पर कर दें? यहाँ कर देते हैं। चलिए 7 8 5, 24 तिया 72, 24 तिया 72 बच्चे 6, 5 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, यहाँ पर बचेगा 7, 1 17, पॉइंट लगा दीजिए। और 24 सत्ते 168, 24 सत्ते 168 बचा 2, इतना ही रहने देते हैं तो एक जीरो और लग जाएगी। तो इतना अपना मान आने वाला है 32.70। अब इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? देखिए यहीं पर ही इधर ही घटा देते हैं। कैलकुलेशन में आपको पूरी एक एक करके देता हूँ बच्चों, जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं आए। किस प्रकार से घटाया जाता है, किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये सब मैं आपको उपलब्ध करवाता हूँ। देखिए कैसे घटाना है। 5 हासिल आएगी इधर, 12 में से 7 गया 5, इधर बचेगा 3, इधर बचेगा 6 1। यदि मैं इसे इसमें से घटा देता हूँ तो 163.55 घन सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है बच्चों, जो जूस विक्रेता है वो 32.70 घन सेंटीमीटर जूस की चोरी कर लेता है। तो ये चोरी करता है जिससे कि इसे थोड़ी बचत अधिक हो जाए। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं करता हूँ नेक्स्ट और अंतिम एग्जाम्पल। देखिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 7 हमने लिख लिया है, ध्यान से सुने और समझिए। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है। कोई ठोस खिलौना है जो अर्धगोले, नीचे अर्धगोले के आकार का है, जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। ये आपको दिख रहा है, नीचे अर्धगोला है, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई बच्चों 2 सेंटीमीटर है, ये वाली h बराबर 2 सेंटीमीटर, और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। ये वाला जो व्यास है बच्चों वो 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या अपनी कितनी रह जाएगी? 2 सेंटीमीटर रह जाएगी। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। यदि लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत है, ये खिलौना इसके चारों तरफ एक बेलन है, ये बेलन के अंदर इसको बनाया गया है। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत है तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर भी ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि बेलन का आयतन और इस पूरे खिलौने के आयतन में कितना अंतर है, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया है, क्या दिया है बच्चों? देखिए दिया है शंकु की ऊंचाई। शंकु की
ऊंचाई हमें दी गई है, कितनी है बच्चों? 2 सेंटीमीटर। इसे हमने एच ले रखा है, स्मॉल एच ले रखा है 2 सेंटीमीटर। अच्छा, शंकु का जो व्यास है, ये व्यास किसका है बच्चों? और आधार व्यास यानी शंकु का व्यास, शंकु का व्यास, जो शंकु का व्यास है ना बच्चों, वही व्यास अर्धगोले का भी है। तो शंकु का व्यास बराबर है अर्ध गोले का व्यास। दोनों का जब व्यास बराबर है तो त्रिज्या भी बराबर हो जाएगी। हम यदि त्रिज्या निकालें इसकी तो अपनी हो जाएगी 4/2, 2 बार में कटेगा तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। ये दोनों की त्रिज्या है। अब यहां से हम यदि बेलन की ऊंचाई का पता करें, क्योंकि हमें ये ऊंचाई दे नहीं रखी है, तो ये कितनी हो जाएगी? देखो, ये दो तो यहां से यहां तक ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या ये नीचे वाली ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो ये त्रिज्या, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, जो ये गोला है तो ये केंद्र से परिधि की दूरी ये सब त्रिज्या ही होगी, ये सारी त्रिज्या। ये त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2, तो अपने पास यहां से यहां तक तो 2 ही सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये भी 2 है। तो बेलन की जो टोटल हाइट है वो कैपिटल एच है, जो 2 + 2 बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 2 + 2 बराबर 4 सेंटीमीटर। चलिए अब निकालते हैं पहले खिलौने का आयतन, क्योंकि हमसे शायद खिलौने का पूछा गया है। आधार का व्यास इतना है। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिघट है तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर। तो सबसे पहले हम खिलौने का आयतन निकाल लेते हैं बच्चों, फिर बेलन का निकालेंगे। तो खिलौने का आयतन, खिलौना है जो उसका आयतन क्या होगा? देखिए खिलौना क्या है, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, दो ही चीज है खिलौने के अंदर। तो आराम से हम निकाल सकते हैं अर्ध गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। इसको यदि हम हल कर लेते तो खिलौने का आयतन आ जाएगा। अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3 πr³, शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 πr²। ये तो हो गया अर्धगोले का आयतन, और ये हो गया शंकु का आयतन। अच्छा, कॉमन हमारे पास आ रहा है 1/3 दोनों तरफ है, πr², यानी 1/3 πr²। हम यदि कॉमन ले लें तो अपने पास 2r + h बचेगा, क्योंकि 1/3 πr² बाहर आया तो उधर तो h ही बचा ना। अब मान रख दीजिए 1/3 पाई की जगह 3.14 हमें दे रखा है। हाँ बच्चों, त्रिज्या तो अपने पास 2 ही है ना, 2 है स्क्वायर, इसलिए 2 बार लिख देंगे। 2 × 2 2 × 2 + h, स्मॉल h कितनी? 2, 2 है। शंकु की हाइट अपने पास 2 ही है, तो कट सकता है क्या? नहीं कटेगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 को इससे गुणा करो, 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12.56, और बट्टा में क्या है 3, और गुणा में हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 6। 2 3 से कटाइए 2 बार में, बस 2 से और गुणा करना है। 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, यानी कि 25.12 अपने डिजिट सेंटीमीटर में हमने आयतन निकालना है, तो घन सेंटीमीटर। ये अपने खिलौने का आयतन हो गया बच्चों, 25.12 घन सेंटीमीटर। तो देखिए कोई ज्यादा इसमें तकलीफ नहीं है, बड़ा आसान है। 2 दूनी 4, 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया 12.56, 3 डिवाइड में है, ये हो गया अपना 2 दूनी 4 और 2 6, कट गया, आराम से मल्टीप्लाई हो गया। छोटे छोटे संख्याओं का गुणा भाग है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें जो बेलन दे रखा है, हम बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन,
बेलन का जो आयतन होगा बच्चों πr² होगा। मान रख दे 3.14। कैपिटल त्रिज्या सेम ही है बच्चों, त्रिज्या सबकी सेम है। यानी कि शंकु की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की भी त्रिज्या, क्योंकि बच्चों व्यास तो 4 ही है, व्यास तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो त्रिज्या 2 ही है, तो 2 × 2 कैपिटल एच लिखो इसे, कैपिटल एच है हमारा ये, और ये है 4। चलिए गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दूनी 16, 3.14 × 16, 16 चौके 64, 16 एकम 16 6 22, 16 तिया 48 और 2 50.24 घन सेंटीमीटर। देखो बड़े आसानी से आ गया है। अब हमें आयतनों का क्या निकालना है बच्चों? अंतर। आयतनों का हमें निकालना है अंतर। तो 50.24 में से 25.12 ये वाला माइनस कर देंगे तो अपने पास 25.12 घन सेंटीमीटर फाइनल और करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर होगी खिलौने की त्रिज्या, खिलौने की त्रिज्या, और वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। खिलौने की त्रिज्या अपने पास, खिलौना मतलब अर्धगोला और शंकु, दोनों की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, तो वही त्रिज्या बेलन की भी होगी। तो यही आपका फाइनल और करेक्ट आंसर होता है। देखिए बच्चों, यदि आप हमसे ऐसी वीडियो और चाहते हो, और यदि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हो, तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम बने रहेंगे आपके साथ इसी प्रकार से। और जो हमने मुहिम उठाई है कि कमजोर से कमजोर बच्चे को हम गणित में एकदम इंटेलिजेंट बना करके छोड़ेंगे, तो वो काम हम पूरा करके दिखाएंगे। इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।